देखिए, आप लोगों का हमेशा से सवाल रहता है कि आखिर बीपीएससी में बिहार का जो आधुनिक इतिहास है वहाँ से प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपका जो सवाल था कि आखिर प्रश्न जो है कहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसी का निराकरण है, उसी का सॉल्यूशन है यह वीडियो। यहीं से जो है बीपीएससी बिहार के आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देख लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन ध्यानपूर्वक अगर आप देख लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न बीपीएससी में नहीं छूटने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिहार में यूरोपियों के आगमन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि प्रश्न के रूप में बीपीएससी पूछता है, उन सभी को हम लोग एक ही वीडियो में आज डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार में यूरोपियों का आगमन से। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्रम। तो देखिए, यहाँ पर बिहार में सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद डच आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, फिर डेनिश और फिर ब्रिटिश आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बिहार में जो पुर्तगाली आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन। देखिए, पुर्तगाली व्यापारी बंगाल की हुगली में स्थापित व्यापारिक केंद्र से नाव के माध्यम से पटना आया जाया करते थे। पुर्तगालियों द्वारा निर्यातित वस्तुओं में मुख्यतः चीनी मिट्टी के बर्तन तथा विभिन्न प्रकार के मसाले थे, जबकि आयातित वस्तुओं में मुख्य रूप से सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र होते थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद बिहार में डच व्यापारियों का आगमन होता है। यहाँ पर देखिए, आपको याद भी होगा, ये याद रखना आपको कि डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, पटना कॉलेज वर्तमान में जब वहाँ पर प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना किया गया। डच जो थे मुख्यतः सोरे का व्यापार करते थे। इसके अलावा चीनी, अफीम एवं सूती वस्त्र के व्यापार में भी इनकी अभिरुचि थी। उसके बाद देखिएगा कि 1662 ईस्वी में 1662 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने डच प्रधान नॉथियस वैगडेन बरूक ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार करने हेतु एक फरमान प्राप्त किया। किससे? तो औरंगजेब से। किसने? तो नॉथियस वैगडेन बरूक ने। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको पहली बार मिलेंगे। देखिए, उसके बाद बिहार में आते हैं फ्रांसिस। ठीक है, देखिए बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी ने 1734 ईस्वी में पटना में एक माल गोदाम की स्थापना किया था। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है कि फ्रांसीसी कंपनी जो थे उन्होंने कब जो है पटना में एक माल गोदाम स्थापित किया था, तो 1734 में। उसके बाद देखिए, फ्रांसीसी बिहार से मुख्यतः सोरे की प्राप्ति करते थे। फ्रांसीसी यात्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फ्रांसीसी यात्री तेवर्नियर के अनुसार पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। मुगल साम्राज्य का दूसरा बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, बिहार में आते हैं डेनिश। बिहार में डेनिश व्यापारियों का आगमन। बिहार के पटना में डेनिश फैक्ट्री, नेपाल की कोठी की स्थापना 1774-75 में हुई। डेनिश मुख्यतः सूती वस्त्र, सोरे का व्यापार करते थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में, उसके बाद आता है अब बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने 1651 में, अंग्रेजों ने 1651 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1651 में जो है पटना में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में फैक्ट्री स्थापित किया। अंग्रेजों की रुचि यहाँ की सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति पर थी मात्र, इतना ही इनका यहाँ अभिरुचि था। आगे चल के इसी क्रम में इनकी रुचि नील की ओर हो गई। ठीक है, नील की ओर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वप्रथम पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 ईस्वी में जॉब चारनाक को नियुक्त किया गया। वह उस पद पर 1680 से 1681 तक रहा था। उसके बाद 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में कंपनी का एक अस्थायी माल गोदाम जो है 1651 बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 51 बना लीजिएगा। पटना के गुलजार बाग में कंपनी का अस्थायी माल गोदाम स्थापित हुआ। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और यहाँ पर देखिएगा पीटर मुंडी दिया गया है। ये दोनों जो है
शाहजहां के शासनकाल में पटना आए थे। देखिए जॉन मार्शल जो था ये अंग्रेजी यात्री था, इसने बिहार में 1670 से 71 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल की चर्चा की है। और मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा किया था। ये पूछा जाता है कि पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा किस मुगल शासक के शासनकाल में किया था, तो आपको याद रखना है शाहजहां के शासनकाल में। उसके बाद देखिए विदेशी यात्री मैनरिक के अनुसार मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख थी। ये भी याद रखिएगा किसका अनुसार, तो विदेशी यात्री मैनरिक के अनुसार मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख थी। यहाँ पर देखिएगा ये आपका दिया गया है बिहार में यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाली फैक्ट्री, ठीक है 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध, सूती वस्त्र, डच फैक्ट्री 1632 याद रखेंगे, ब्रिटिश 1651 में। मैंने अभी आपको ऊपर सुधरवा दिया, 1691 लिखा गया था। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला 1651 आपको बना लेना है, क्लियर। उसके बाद चलिए फिर डेनिस आते हैं 1774 में, ठीक है। चलिए 1774 में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व। अब यहाँ देखिएगा कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। ये डेट सहित याद रखना है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ। और देखिए इसमें जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और युद्ध के उपरांत मिरन बिहार का उपनवाब हुआ। ये प्रश्न बनता है कि प्लासी के युद्ध के उपरांत जो है बिहार का उपनवाब कौन बना था, तो मिरन बना था, याद रखिएगा। फिर होता है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था, इसमें हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसके मध्य जो है बक्सर के युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज विजयी रहे हैं। ये संयुक्त सेनाएं जो थी ये पराजित हो गई। और देखिए इलाहाबाद का संधि होता है कब, तो ये डेट सहित इसको भी याद रखना है, 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को जो है बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। किसने दिया था, तो ये दिया था शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। शाह आलम द्वितीय ने जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी है वो फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इसने प्रदान कर दिया। और देखिए कंपनी ने बंगाल में सीताब राय को दीवान नियुक्त किया था, बिहार में सीताब राय को दीवान नियुक्त किया था। राजा रामनारायण तथा सीताब राय बिहार में नियुक्त महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में से थे। ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने बिहार में सीताब राय को दीवान नियुक्त किया था। कब, तो जब ये इलाहाबाद की संधि हो गई उसके पश्चात। उसके बाद देखिए बक्सर की युद्ध के उपरांत बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कासिम खां उप प्रांतपति धीरज नारायण के सहयोग से चलाता था। उसके बाद देखिएगा कि 1770 में, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। कब गठित किया गया था रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, तो 1770 में। किसकी अध्यक्षता में, तो जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसके सदस्य रॉबर्ट पोल्क और जॉर्ज वेनिस्टर्ट थे, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने सीताब राय को बर्खास्त करके उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में जो है बिहार में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। ये प्रश्न तो पूछा ही जाता है, 1765 ईस्वी में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद देखिए 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बिहार एवं बंगाल में द्वैध शासन समाप्त करने की घोषणा की। कब, तो 1771 में। उसके बाद देखिएगा कि पटना के पहले मजिस्ट्रेट, ये प्रश्न बनता है, ऑलरेडी बन चुका है। पटना के पहले मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को 1790 में नियुक्त किया गया। पहला मजिस्ट्रेट कौन है पटना का जिसको 1790 में नियुक्त किया गया था, तो ये चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट है। 1865 में पटना से अलग करके गया जिले का निर्माण किया गया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये नोट करके दिया गया है, 1713 में जो है मुगल सम्राट फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में होता है। फर्रुखसियर का जन्म पटना में ही हुआ था, ये याद रखना है। कब हुआ था, तो 1713 में। उसके बाद देखिए पटना की फैक्ट्री में अली गौहर यानी कि शाह आलम द्वितीय का भी राज्याभिषेक हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे पढ़ेंगे
अब आता है 1857 का विद्रोह। यहाँ से जो होता है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की जो भूमिका है ये स्टार्ट होता है और यहाँ से फ्रिक्वेंटली प्रश्न बनते हैं बीपीएससी। अब देखिए यहाँ पर सुधार करेंगे, 1887 ये मिस प्रिंटिंग हुआ है, 1857 बना लीजिए, ठीक है, 1857 का विद्रोह। और देखिए ये बिहार में प्रारंभ होता है 12 जून 1857 को, स्थान रोहिणी गांव, जो कि अब वर्तमान में कहाँ पर है, झारखंड में है। अंग्रेजी सेना की ये रेजिमेंट का नाम आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या कर दी गई और इस घटना को विद्रोह की शुरुआत माना जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है कि पटना में पीर अली खां के नेतृत्व में, कहाँ पर, पटना में पीर अली खां के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को जो है विद्रोह प्रारंभ हुआ। लेकिन जो पटना का कमिश्नर था, कमिश्नर कौन था, तो टेलर था, इसका नाम याद रखना है, ठीक है। कमिश्नर कौन था पटना का, तो कमिश्नर टेलर था। इसने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया, ठीक है। और देखिए उसके बाद जो है 4 जुलाई 1857 की संध्या को पीर अली खां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अफीम व्यापार का एजेंट लायल इस विद्रोह में मारा गया, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कौन मारा गया, तो लायल मारा गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी के रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह की सेना के साथ मिल गए। ये याद रखना है डेट, 25 जुलाई 1857 को। उसके बाद कि 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने अंग्रेज कैप्टन डनवर को युद्ध में पराजित कर आरा पर अधिकार कर लेते हैं एवं स्वतंत्र सरकार की इन्होंने स्थापना किया। उसके बाद देखिए 2 अगस्त 1857 को मेजर आयर और कुंवर सिंह के मध्य बीबीगंज के निकट लड़ाई हुई। अंग्रेजों का पलड़ा इसमें भारी रहा था। दिसंबर 1857 में नाना साहब एवं तात्या टोपे के साथ मिलकर रीवा में अंग्रेजों को पराजित किया इन्होंने। उसके बाद देखिए जगदीशपुर लौटते समय 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह को कैप्टन लीग्रांट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से पराजय का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में कुंवर सिंह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को ये शहीद हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये डेट आपको याद रखना है, 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी, ये पूछा जाता है। उसके बाद देखिए इनके जो अनुज थे, कौन, तो अमर सिंह। अमर सिंह जो थे यह अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह के अनुज थे और 1857 के संघर्ष में कुंवर सिंह के साथ कंपनी सरकार के विरुद्ध कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में छापामार युद्ध लड़ते रहे थे। कुंवर सिंह जी के शहीद हो जाने के पश्चात संघर्ष को सक्रिय बनाए रखा अमर सिंह जी ने और नवंबर 1858 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गोरखपुर जेल में जो है इनको भेजा गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने शाहबाद पर जुलाई 1858 में अधिकार कर अपने भाई हरकिशन सिंह के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार का गठन किया था। याद रखिएगा 5 फरवरी 1860 को गोरखपुर जेल में इनकी पेचिश के कारण मृत्यु हो गई अमर सिंह जी की। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर के विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दिया था। उसके बाद देखिएगा कि 30 जुलाई 1857 को सरकार ने पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद, चंपारण और सारण में मार्शल लॉ लागू किया था। ये बार बार पूछा जाता है कि मार्शल लॉ जो है 1857 की क्रांति के समय बिहार में कहाँ कहाँ लगा था, तो याद रखना है आपको पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद, चंपारण, सारण में, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा था। मुंगेर का क्षेत्र, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये अप्रभावित रहा था और इस विद्रोह का मुख्य केंद्र जो रहा था आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, रोहतास, राजगीर, भागलपुर आदि थे। उसके बाद देखिए कुंवर सिंह आंदोलन के दौरान कहा था उन्होंने कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। उसके बाद देखिए मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ टिक मार्क भी लगाया गया है। मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में छपरा में विद्रोह हुआ था और खुशहाल सिंह के नेतृत्व में वजीरगंज में 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखिए 25 जून 1857 को मुजफ्फरपुर में विद्रोह प्रारंभ हुआ। अगस्त 1857 को भागलपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन 1905 में। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से राखी बंधन दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है
16 अक्टूबर 1905 को कहाँ पर जो है राखी बंधन दिवस बनाया गया? तो दरभंगा में। किसकी प्रेरणा से? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से। उसके बाद देखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग की स्थापना देवघर, जो कि वर्तमान झारखंड में है, वहां पर की गई। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के आरंभिक प्रणेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी एवं बाबाजी ठाकुरदास थे, ये ध्यान रखिएगा। और 1906-7 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुरदास ने किया था, ये पूछा जाता है। उसके बाद देखिए समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मजहरुल हक इसके संपादक थे। और उसके बाद देखिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906, ठीक है, 1906 में इसका गठन हुआ था। और इसके जो प्रमुख व्यक्तित्व थे ये कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जी थे और तेजेश्वर प्रसाद थे। तेजेश्वर प्रसाद, ये नाम भी आप याद रखेंगे, तेजेश्वर प्रसाद, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिएगा बिहार प्रांत की गठन की मांग। तो देखिए महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा 1906 में पृथक बिहार प्रांत की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। ऑलरेडी यह प्रश्न बनता है कि एक पुस्तिका जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन में ये दोनों नाम रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपको चुनना होगा। ध्यान से आप देखिए वीडियो को, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको। देखिए उसके बाद बिहार छात्र सम्मेलन 1906 में होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें जो अन्य प्रमुख व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में होता है। 1908 में प्रथम अधिवेशन इसका पटना में होता है। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखिएगा, मोहम्मद फखरुद्दीन द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक करके नए प्रांत गठन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से इसमें स्वीकृत भी किया गया था। किसके द्वारा? तो मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए होम रूल आंदोलन स्टार्ट होता है 1916 में। बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल का गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष बनाए गए नवाब सरफराज हुसैन खां एवं इसका मंत्री चंद्रवंशी सहाय को बनाया जाता है, ठीक है। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। इसके अन्य सदस्य में वैद्यनाथ नारायण, पूर्णेंद्र नारायण, ये भी थे। आंदोलन के दौरान 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को एनी बेसेंट 2 बार पटना आई थी। ये आपको याद रखना है, 2 बार, 18 अप्रैल को और 25 जुलाई 1918 को ये एनी बेसेंट 2 बार पटना आई थी। उसके बाद देखिए जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल की स्थापना किया था। किसने होम रूल की स्थापना मुजफ्फरपुर में किया था? तो जनकधारी प्रसाद ने, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार के चंपारण में, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, होम रूल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार के चंपारण जिले में। और बिहार के चंपारण जिले में ही इसका प्रचार नहीं हुआ था, ठीक है, बिहार के चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। अब आता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है, ये स्टार्ट होता है। और इसका विरोध किया था एनजी रंगा ने। एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद गांधी जी आते हैं चंपारण। सबसे पहले तो ये पहुंचते हैं कहाँ पर? तो ये 10 अप्रैल 1917 को पटना और फिर मुजफ्फरपुर होते हुए ये 15 अप्रैल 1917 को चंपारण आते हैं। पढ़ेंगे इसको भी हम लोग। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी का भारत में यह प्रथम सत्याग्रह है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रित किया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भी मिले थे गांधी जी से। और यहाँ पर जो नील कृषक की दुर्दशा थी उसके तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो गांधी जी आए थे इन्हीं के बुलाव में, ध्यान रखेंगे। चंपारण में 3 कठिया प्रणाली का प्रचलन था, यानी कि 20 कट्ठा, यानी कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, आपको पता है। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य होता था। अन्य संबंधित व्यक्ति जो थे इन पे, यानी कि कह सकते हैं कि गांधी जी के सहयोगी थे। तो इसमें देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, JB कृपलानी थे, और भी मैं नाम याद बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और JB कृपलानी। देखिए BPSC का जो 67 8 मई के दिन हुआ था PT, उसमें तो यही प्रश्न तो पूछा गया था। इसमें राम मनोहर लोहिया का नाम दिया गया था ऑप्शन में, आपको याद भी होगा, ठीक है। तो देखिए और व्यक्ति मैं बताता हूँ इनके अलावा कौन कौन से थे। तो ब्रज किशोर प्रसाद थे, उसके बाद महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे। तो ये 3 नाम और याद रखिएगा, ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक,
ठीक है, नरहरि पारिख, ये नाम याद रखिएगा, 3 और नाम इसमें जोड़ लीजिए। उसके बाद देखिएगा कि 10 अप्रैल 1917 को पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचते हैं, या 15 अप्रैल 1917 को, ठीक है, 15 अप्रैल 1917 को ये चंपारण पहुंचते हैं। ध्यान रखिएगा गांधी जी, यह एक किसान आंदोलन था। उसके बाद देखिएगा जो बिहार का उस समय तत्कालीन उपराज्यपाल था एडवर्ड गेट, इसने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया, और इसका अध्यक्ष कौन था एग्रेरियन कमेटी का, तो FG सलाई था। कौन था, FG सलाई था। यहाँ पर देखिए अध्यक्ष FG सलाई लिखा भी गया है ब्लैक पेन से, FG सलाई था, ठीक है। और इसके सदस्य जो थे गांधी जी भी थे। सदस्य में कुछ और लोगों का मैं नाम बताता हूँ। गांधी जी सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, श्रीमती कस्तूरबा गांधी थी, ब्रज किशोर प्रसाद थे, धरणीधर प्रसाद थे, रामनवमी प्रसाद थे। ये सभी जो हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको, ये सभी लोग जो थे ये चंपारण एग्रेरियन कमेटी के क्या थे, तो ये सदस्य थे। उसके बाद देखिए कमेटी की अनुशंसा पर 3 कठिया प्रणाली को कानून के द्वारा समाप्त किया गया था, ठीक है। किसके अनुशंसा पर, तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अनुशंसा पर। और किसानों का लगान घटा दिया गया और क्षतिपूर्ति के रूप में 25% धन उनका वापस दिया गया। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने अपने मोतिहारी के कार्यालय का जो कार्यभार था ये जनकधारी प्रसाद को सौंप दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर जो है सरकार के द्वारा मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया। 3 कठिया प्रणाली के बारे में बताया गया है कि किसानों को अपनी जमीन की प्रति बीघे यानी कि 20 कट्ठे पर 3 कट्ठा पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। उसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन आता है। खिलाफत आंदोलन हसन इमाम की अध्यक्षता में जो है 16 फरवरी 1919 को पटना में एक सभा का आयोजन होता है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा का सारा प्रश्न ही है, ऐसा समझ लीजिए। 16 फरवरी 1919 को पटना में एक सभा का आयोजन होता है हसन इमाम की अध्यक्षता में। 15 और 16 मई को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमाओं के द्वारा आयोजित सम्मेलन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। कहाँ पर, तो फुलवारी शरीफ में 15 और 16 मई को मुस्लिम उलेमाओं द्वारा आयोजित सम्मेलन में। उसके बाद देखिए मौलाना शौकत अली का अप्रैल 1919 में पटना में आगमन हुआ। ये प्रश्न बनता है कि मौलाना शौकत अली जो है यह आए थे कब पटना में, तो याद रखना आपको खिलाफत आंदोलन के दौरान, और इनका आगमन होता है अप्रैल 1919 में। उसके बाद देखिए गया, जहानाबाद, मुंगेर, पटना, पूर्णिया आदि क्षेत्र में अनेक सभाएं आयोजित की गई। मजहरुल हक, ये इंपॉर्टेंट है, मजहरुल हक 1914 में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इंग्लैंड गए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखिए नरूल हसन ने प्रांतीय विधायिका की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के दौरान पूछा जाता है कि किसने प्रांतीय विधायिका की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था, तो नरूल हसन ने। उसके बाद देखिए फुलवारी शरीफ के शाह बदरुद्दीन, और शाह बदरुद्दीन ने शमसुल उलेमा की उपाधि त्यागी थी, और शाह सुलेमान ने अवैतनिक डंटा अधिकारी के पद से त्यागपत्र दिया था। ये सभी घटनाएं खिलाफत आंदोलन की हो रही हैं। हेडिंग दिया गया है ऊपर ना, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 मार्च 1920 को संपूर्ण बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल किया था, जिसका मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा और मुंगेर में व्यापक प्रभाव पड़ा था। बिहार में ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में मौलाना मजहरुल हक ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और देखिए बी अम्मा एक महिला नेता थी और इन्होंने इस आंदोलन में सक्रियता दिखाई थी, तो बी अम्मा महिला नेता के रूप में इस आंदोलन में सक्रिय रही थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है दिसंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ एवं नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अगस्त 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में हुआ था, और इसी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा प्रस्तावित स्वराज के मुद्दे को भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से उम्मीदवारी अपनी वापस ले ली थी। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि जो है त्याग दिया था, और अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से भी इन्होंने इस्तीफा दिया था। पूछा जाता है कि किसने दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि त्यागी थी, तो ये राजेंद्र प्रसाद के भाई हैं, ठीक है, महेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए पटना गया रोड पर एक
राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन के समय की सारी घटनाएं हैं और इसका जो है प्रचार बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मजहरुल हक ने दीघा पटना के निकट सदाकत आश्रम का निर्माण किया। उसके बाद देखिए ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन ये पूछा जाता है किसने किया था, तो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके कुलाधिपति मजहरुल हक को एवं कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद बनते हैं। ठीक है, कभी कभी उप कुलपति पूछा जाता है, तो उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद। मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में, ये पूरा का पूरा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में दीप नारायण सिंह, मुंगेर में मोहम्मद जुबैर, मुजफ्फरपुर में मोहम्मद शफी और छपरा सारण में राहुल संकृत्यायन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरला देवी जो थी, सरला देवी, यहाँ मैं लिखता हूँ सरला देवी, सरला देवी का नाम याद रखना है। सरला देवी जो थी, इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में सक्रियता दिखाई थी। इन्होंने ये सक्रिय रही थी बहिष्कार कार्यक्रमों में, और विशेष करके छात्रों से स्कूल कॉलेज आदि छोड़ने की अपील किया था सरला देवी ने। ठीक है, और देखिए राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपना लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था। राजेंद्र प्रसाद जी ने कब, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। जयप्रकाश नारायण जी ने अपने परीक्षा शुरू होने से मात्र 20 दिन पहले कॉलेज छोड़ दिया था। इन सब को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन का सावित्री देवी के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कांग्रेस ने तिलक स्वराज फंड में 9,42,000 रुपये एकत्रित करने का लक्ष्य रखा था, और कांग्रेस ने इस फंड में 7.5 लाख रुपया एकत्र किया था। बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी ने बिहार शरीफ के वासियों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था। किसको? गांधी जी को। बिहार शरीफ के जो निवासी थे वहाँ के अभिनंदन पत्र इनको प्रदान किया था। बिहार में इस आंदोलन को निर्बाध संचालन हेतु कांग्रेस ने मुठिया प्रथा की शुरुआत की थी, जिसमें क्या होता था कि प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था, जिससे कांग्रेस का आर्थिक मदद इससे मिलती थी। उसके बाद देखिए इस आंदोलन के दौरान भागलपुर में आयोजित विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम काफ़ी चर्चित रहा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वराज दल का गठन होता है। गया अधिवेशन 1922 में विधायिका में भाग लेने के संबंध में मत भिन्नता के पश्चात चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन होता है। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है, और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। और देखिए बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ, और बिहार में जो है स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में होता है, लेकिन श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं और अब्दुल बारी इसके सचिव बने थे। नवंबर 1900, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर 1923 में बिहार विधानमंडल के आम चुनाव में विधानसभा के 8 एवं विधान परिषद के 10 स्थान स्वराज दल को प्राप्त हुई थी। उसके बाद साइमन कमीशन आता है 1928 में। पटना पहुंचता है साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को। ये डेट सही याद रखना है। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और कमीशन को काले झंडे दिखाए गए। साइमन कमीशन की 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में काफ़ी आलोचना इसकी की गई, और इस पत्रिका में बिहार के प्रमुख नेताओं जैसे कि सच्चिदानंद सिन्हा, अली इमाम, नवाब इस्माइल के हस्ताक्षर मौजूद थे। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन के विरोध में बिहार में 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस के रूप में मनाया गया। ये डेट आप याद रखेंगे। राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो साइमन कमीशन के विरोध में 10 अगस्त 1929 को। सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1928 में बिहार में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, नमक सत्याग्रह। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था। 26 जनवरी 1930 को बिहार में भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ध्यान रखिएगा। और 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण क्षेत्र में नमकीन मिट्टी बना करके बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। ये पूछा भी जाता है कि कहाँ पर प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन में चंपारण भी रहेगा, सारण भी रहेगा, इसीलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर लगाइएगा। उसके बाद देखिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों के आगे धरना देने का प्रस्ताव रखा। छपरा जेल में जो है नग्न हड़ताल का आयोजन किया गया था। कब?
तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा की बात हो रही है। तो छपरा में नग्न हड़ताल का आयोजन किया गया था। मई 1930 में सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा ये दोनों। उसके बाद देखिए अनुराग सिंह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। चंद्रा देवी ने अगस्त 1930 को गया में एक सभा संबोधित कर चौकीदारी कर न देने का नारा दिया था। चंद्रा देवी, याद रखिएगा, बिहार की जो महिलाएं हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, उनसे प्रश्न बनता है। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि जिलों में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। उसके बाद यहां पर देखिएगा कि बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चित रहा है। बेगूसराय में सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिहार में संचालित करने वाले प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, कृष्ण बल्लभ सहाय, अब्दुल बारी, ये सभी थे। 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना मनेंद्र राय के नेतृत्व में हुई थी। याद रखिएगा 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना मनेंद्र राय की नेतृत्व में हुआ था। 16 अप्रैल 1930 को पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। 16 अप्रैल 1930 को पटना स्थित अंजुमन इस्लामिया हॉल में 6 नवंबर 1932 को सूरजपुरा के राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में अस्पृश्यता निवारण संबंधित एक सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया है। बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन जो है यह सर्वप्रथम बेतिया में शुरू हुआ। चौकीदारी करबंदी आंदोलन बेतिया में शुरू हुआ था। महिला सशस्त्रीकरण एवं स्वतंत्रता आंदोलन पर विचार विमर्श के लिए 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1932 को बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना घटित हुई है, जिसमें 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई। अच्छा, ये तारापुर घटना कांड से आपको कुछ पता चल रहा है क्या? जरा बताइए, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बताइएगा कि बिहार सरकार ने किस रूप में 15 फरवरी को मनाने का निर्णय लिया है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, इस आंदोलन के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में मैजिक लालटेन का लेक्चर आयोजित हुआ था। पूछा जाता है कि मैजिक लालटेन का लेक्चर कहाँ आयोजित किया गया था, तो एक तो याद रखना मुजफ्फरपुर में, और किस समय, तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आचार्य कृपलानी ने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रही को अपने हाथों से यह कहते हुए तिलक लगाया कि मैंने दांडी यात्रा पर प्रस्थान करते समय महात्मा गांधी को इन हाथों से टीका लगाया था, और आज उन हाथों से मैं आपको टीका लगाया इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आपको रवाना करूंगा। उसके बाद देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 जुलाई 1930 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छपरा से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, छपरा से गिरफ्तार किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, इस आंदोलन के दौरान 1930 में थाना बीहपुर भागलपुर में अब्दुल बारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई। इस घटना के विरोध में नवल किशोर प्रसाद, द्वारकानाथ, अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, श्यामानंदन सिंह ने विधान परिषद की सदस्यता से त्याग दिया था। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है 1934 में। इसका औपचारिक गठन होता है, विधिवत गठन होता है। ठीक है, और देखिए ये किसके नेतृत्व में होता है, तो आचार्य नरेंद्र देव के, और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण बनते हैं। ठीक है, वैसे 1931 में ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन औपचारिक 1934 में। क्लियर? पटना अधिवेशन पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल में होता है। भारत शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या 8 निर्धारित की गई थी। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि प्रांतीय चुनाव 1937, कुल 152 स्थानों में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी रही। चुनाव के पश्चात बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 तक प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ये प्रधानमंत्री बने थे, आपको भी याद होगा उस समय प्रधानमंत्री होता था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार ने भारतीयों की मर्जी के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, जिसके विरोध में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये डेट भी और ये वाला डेट भी। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है 1940 में गांधी जी के द्वारा, और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। और बिहार में इसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। उसके बाद देखिए, श्याम नारायण सिंह,
जगत रानी देवी, जानकी देवी और गौरी शंकर सिंह, ये सभी जो थे ये प्रमुख सत्याग्रही थे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के। गांधी जी से प्रभावित होकर ताना भगत के अनुयायियों ने भी सत्याग्रह किया। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। ये डेट आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन होता है स्टार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर। देखिए 8 अगस्त 1942 को जो है मध्यरात्रि को ऑपरेशन जीरो हावर चला जाता है, जिसके तहत जितने भी प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एवं जगत नारायण लाल को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर पटना जेल में रखा गया। ये नाम भी आपको याद रखना है, जगत नारायण लाल और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में रखा गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अन्य प्रमुख नेता जो थे इसमें श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भगवती देवी, सीताराम केसरी आदि ने इस आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बलदेव सहाय ने सरकार के विरुद्ध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित होती है, ये डेट सहित याद रखना है। इसमें 7 छात्र जो हैं ये शहीद हो जाते हैं। देखिए 7 छात्र हैं, राजेंद्र सिंह, उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, जगपति कुमार, शहीद देवीपत चौधरी, शहीद सतीश प्रसाद झा, ये सभी शहीद राजेंद्र सिंह, शहीद उमाकांत सिंह, शहीद रामानंद सिंह, शहीद गोविंद सिंह, शहीद जगपति कुमार, शहीद देवीपत चौधरी एवं शहीद सतीश प्रसाद झा। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये सचिवालय गोलीकांड हुआ था इसमें से कौन सा जो छात्र थे वे बीएन कॉलेज के थे, बीएन कॉलेज के। तो बीएन कॉलेज के जो थे ये कौन थे, तो ये जगपति कुमार थे। यहाँ पर देखिए जगपति कुमार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सभी लोग शहीद हो गए थे और इस घटना की स्मृति में घटना स्थल पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। इस गोलीकांड के विरोध में पटना में हड़ताल, डाकघर जलाना, संचार सुविधा ठप करना, सरकारी कार्यालय में बाधा पहुंचाना जैसी प्रतिक्रिया सामने आई। आम लोगों की व्यापक विरोध प्रदर्शन के प्रत्युत्तर में सरकार ने राष्ट्रवादी संस्था जैसे कि सदाकत आश्रम, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कार्यालय, किसान सभा कार्यालय आदि पर कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए फुलेला प्रसाद श्रीवास्तव ने सीवान थाने में झंडा फहराने की कोशिश की, जिसके विरोध में पुलिस ने उनकी हत्या कर दी। 1942 में सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, आपको याद रखना है। कुर्था थाना में झंडा फहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए थे। इसी तरह प्रयास में कटिहार थाने में ध्रुव कुमार डुमराव के कपिल मुनि की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार में भी समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। उत्तरी भागलपुर में सियाराम के नेतृत्व में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। ये ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है। इस आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी को विद्यार्थियों ने पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया था। उसके बाद देखिए आंदोलन में रामप्यारी देवी, यशपति देवी आदि महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उसके बाद देखिए आज़ाद दस्ता का गठन होता है नवंबर 1942 में। दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल को जो है फांद करके भागने में सफल होते हैं और इनके साथ योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, रामानंदन मिश्रा, ये सभी जो है भागने में सफल होते हैं। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को छापामार युद्ध के प्रशिक्षण देने के लिए नेपाल के राजविलास जंगल में पहला प्रशिक्षण शिविर का गठन किया और इस शिविर के निदेशक नित्यानंद सिंह थे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में आज़ाद दस्ता की स्थापना की गई थी। आज़ाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग का संचालन का प्रभारी राम मनोहर लोहिया थे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए अब किसान आंदोलन जो है इसके बारे में जान लेते हैं। 1919 ईस्वी में स्वामी विद्यानंद ने मधुबनी जिले में दरभंगा महाराज के विरोध किया था। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जाता है, बहुत लोगों को लगता है शाहजानंद सरस्वती, जी नहीं, स्वामी विद्यानंद। यहाँ आप लोग पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाइए। मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है। उसके बाद देखिए 1928 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा प्रांतिक किसान सभा की स्थापना की गई, जिससे कार्यानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा जैसे वामपंथी नेताओं ने इसका प्रचार गाँव में करने में इनकी मदद किया था। स्वामी शाहजानंद ने भूमिहारों को संगठित करने के लिए बिहटा के पास एक आश्रम की स्थापना किया था। 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। नवंबर 1936 में जो है कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बरहिया ताल में जमींदारी उन्मूलन के लिए संघर्ष किया गया।
बरैया ताल जो है पूछा जाता है किसके नेतृत्व में, तो कार्यानंदन शर्मा के। उसके बाद देखिए नवंबर 1929 के सोनपुर मेला में एक सभा में प्रांतीय किसान सभा का विधिवत स्थापना हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। उसके बाद देखिए बिहार में मुस्लिम लीग की भूमिका, तो 23 मार्च 1944 को मुस्लिम लीग की सभी शाखाओं में पाकिस्तान दिवस मनाया गया। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन तो देखिए ये 1912 में हुआ था और कहीं कहीं आपको 27वां अधिवेशन मिलेगा और कहीं कहीं आपको 28वां अधिवेशन मिलेगा। तो बिल्कुल आपको विचलित नहीं होना, आपको बस याद रखना है कि 1912 में पटना बांकीपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने किया था। ठीक है। दूसरा हुआ था 1922 में गया में जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। उसके बाद 1940 में होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में रामगढ़ जो वर्तमान झारखंड में है। ठीक है, उस समय तो बिहार ही था लेकिन अभी ये झारखंड में। तो ये तीनों आपको याद रखना है, 1912, 1922 और 1940। उसके बाद देखिएगा अगर हम बात करें अन्य संगठन में तो यहाँ पर देखिए यादव कुर्मी कोयरी जातियों ने आपसी तालमेल बनाने हेतु 1936 में त्रिवेणी संघ की स्थापना किया था। इसके प्रमुख सदस्यों में चौधरी JNP मेहता, सरदार जगदेव सिंह, शिवपूजन सिंह थे। इसके प्रांतीय समिति के अध्यक्ष दासू सिंह थे। अब्दुल कयूम अंसारी ने 1938 में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद देखिएगा कि थियोडोर सूरिन की अध्यक्षता में 1938 में आदिवासी महासभा का जो है स्थापना किया गया था। अब बिहार में जो जनजातीय विद्रोह हैं उनको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हाँ अब यहाँ पर देख लीजिए कि नोनिया विद्रोह यह 1770-1800 के मध्य हुआ था। विद्रोह का क्षेत्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया याद रखिएगा। कारण सोरा उत्पादन में लगे नोनिया जाति के लोगों पर अत्यधिक शोषण हो रहा था, इसीलिए ये हुआ था। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94, विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर। कारण इसका जमींदारों ने किसानों की जमीनें हड़पनी शुरू कर दी थी जिसके कारण उराव जनजाति के लोगों ने यह विद्रोह कर दी। उसके बाद के चेरो विद्रोह 1800 से लेकर 1802 ईस्वी, विद्रोह का क्षेत्र पलामू, नेतृत्वकर्ता सरदार भूषण सिंह। उसके बाद के सरदारी आंदोलन 1859 से 1881 के मध्य ईसाई धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के विरुद्ध जनजातीय सुधारवादी आंदोलन के रूप में यह आंदोलन चले। इसका वर्णन SSC राय ने अपनी पुस्तक द मुंडाज में किया है। कौन सा? सरदारी आंदोलन का। उसके बाद देखिए इस आंदोलन का मूल उद्देश्य जमींदारों को बाहर निकालना, बेगारी प्रथा को समाप्त करना और भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना था। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था। खरवार आंदोलन, इस आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। याद रखना आपको, इस आंदोलन का उद्देश्य प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना था। आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण वाले सफाहोर तथा उदासीन लोग बाबजिया कहलाएं। क्या कहलाएं? बाबजिया कहलाएं। उसके बाद देखिए कोल विद्रोह, यह व्यापक विद्रोह छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम की कई जनजातियों का संयुक्त विद्रोह था। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। कर चुकाने की असमर्थता में इनकी जमीन दीकुओं बाहरी लोगों को दे दी जाती थी। ठीक है। और विद्रोह का नेतृत्व बुधो भगत, विद्रायण, ठीक है, विंद्राय और सिंगराय सुरगा मुंडा कर रहे थे। अंग्रेजी सेना की कमान कैप्टन विल्किंसन के हाथों में था। यह विद्रोह लगभग 5 वर्षों तक चला था। और देखिए इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1833 ईस्वी के तहत इस क्षेत्र में रेगुलेशन यहाँ पर देखिए 13 के प्रावधान लागू किए गए थे। भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी से 1833, यह गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है इसको। और यह विद्रोह जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व बड़ा भूम के राजा बेलक नारायण के पोते गंगा नारायण ने किया था, इसीलिए गंगा नारायण हंगामा इसको कहा जाता है। विद्रोह का कारण ब्रिटिश की दमनकारी लगान की व्यवस्था थी। इसका प्रभाव बीरभूम और सिंहभूम क्षेत्र में था। उसके बाद संथाल विद्रोह 1855-56 में सीधू कानू, चांद भैरव ये सभी थे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि कार्ल मार्क्स ने नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह की चर्चा की है, ये याद रखेंगे आप। सीधो जो थे अगस्त 1855 में और कान्हू फरवरी 1856 में इनको पकड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया। विद्रोह का परिणाम देखिएगा तो एलिस एडम्स रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम 37 1855 के तहत दामिनी कोह का नाम परिवर्तित कर संथाल परगना कर दिया गया। संथाल परगना में देवघर, दुमका, राजमहल
राजमहल, ठीक है, याद रखना आपको। गोड्डा जिला को शामिल किया गया। काश्तकारी अधिनियम 1860 पारित कर संथालों को अधिकार पुनः बहाल किए गए। संथाल परगना के शासन कार्य हेतु एक कमिश्नर नियुक्त की गई। कमिश्नर जॉर्ज यूल द्वारा 1856 में एक नया पुलिस कानून लाया गया जिसे यूल नियम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए ये बिरसा मुंडा का आंदोलन होता है और यहाँ पर देखिए समय अवधि दिया गया 1895 से 1900। क्षेत्र रांची के दक्षिण क्षेत्रों में छोटा नागपुर, उपनाम मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि एक मान्यता के अनुसार 1895 में बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए और उसने पैगंबर होने का दावा प्रस्तुत की। उसके अनुसार उसके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है, इस कारण लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 1897 से 1900 में, एक बार ये देख लीजिए, 1895 में लगान माफ़ी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके कारण 2 वर्ष के लिए जेल इनको किया गया, ठीक है। और मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरेला युद्ध लड़ा। अंग्रेज ने उन्हें सिर पर 500 रुपये का इनाम रखा था। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था, क्लियर। और हैजा के कारण 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर देखिएगा विद्रोह का परिणाम, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून के तहत किसानों को कुछ राहत प्रदान की गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि बंधुआ मजदूरी प्रतिबंध लगा दिया गया, संयुक्त काश्तकारी अधिकारों को मान्यता दी गई और बिरसा मुंडा के जीवन पर 2 फिल्में बनी हैं, गांधी से पहले गांधी 2008 में और उलगुलान एक क्रांति 2004 में। अब कुछ और मैं आपको क्रांति जो विद्रोह हुआ है थोड़ा सा उनके बारे में आपको एक बार मैं बता देता हूँ, तो इनको भी एक बार आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि लोटा विद्रोह, लोटा विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो ये प्रश्न बनता है। तो देखिए लोटा विद्रोह जो हुआ था ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। क्यों हुआ था, तो लोटा विद्रोह क्या था कि मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों को पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया गया। 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे, लोटा विद्रोह याद रखिएगा, ठीक है, विद्रोह ये याद जरूर रखिएगा। चलिए अब जो है कुछ मैं जो पत्र पत्रिका है और जो इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट का गठन किया गया था उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक चार्ट है उसको देख लीजिए, वहाँ से भी प्रश्न थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आई होप कि आपको स्पष्ट दिखेगा ही। यहाँ पर देखिएगा आधुनिक बिहार में शिक्षा का विकास, यहाँ वर्ष दिया गया और यहाँ संस्थान दिया गया। 1835 में बिहार का पहला जिला स्कूल पटना में खुला। 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई और आगे चल के 1917 में कला विभाग तथा 1919 में भौतिकी और रसायन विभाग की स्थापना हुई। 1872 में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई, इसके संस्थापक इमदाद अली थे। उसके बाद 1875 में पूसा समस्तीपुर में अनुसंधान फॉर्म की स्थापना, आगे चल के 1902 में पूसा में ही कृषि शोध एवं प्रयोग केंद्र का जो है किया गया गठन और 1904 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए 1886 में पटना सिटी में मोहम्मदन एंग्लो अरबी कॉलेज स्थापित किया गया था, इसके संस्थापक शमसुल उलेमा और मोहम्मद हसन थे। 1909 में पटना में लॉ कॉलेज की स्थापना, पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 में। उसके बाद 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा जाता है। 1925 में पटना में मेडिकल कॉलेज, आगे चल कर के गया दरभंगा में भी मेडिकल कॉलेज खुला। 1926 में पटना में आयुर्वेदिक स्कूल, जिसके बाद कॉलेज का दर्जा इसको दिया गया। 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना हुआ था। 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना, 1928 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना और 1939 में पटना गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना, ठीक है। उसके बाद देखिए आधुनिक बिहार के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिका, ये अंग्रेजी वाला है, ठीक है। यहाँ तक देखिए द बिहार हेराल्ड, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार 1875 पटना बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बिहार टाइम्स, पृथक बिहार के निर्माण में प्रमुख भूमिका, 1894 में संबंधित व्यक्ति थे इससे सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, ठीक है, याद रखिएगा। द मदरलैंड और सर्च लाइट, देखिए मदरलैंड मौलाना मजहरूल हक के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सर्च लाइट जो है यह सविना हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में। इसके प्रथम संस्थापक सैयद हैदर हुसैन थे और द्वितीय संपादक मुरली मनोहर प्रसाद, तो यही मुरली मनोहर प्रसाद सर्च लाइट के संपादक थे बिहार में, ध्यान रखिएगा। द पटना टाइम्स 1924 में मोहम्मद यूनिस के द्वारा। और उसके बाद देखिए अगला है द इंडियन नेशन, इसका प्रारंभ 1930 का दशक पटना से प्रकाशित हुआ था।
महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा। उसके बाद यहाँ से हिंदी का जो पत्र पत्रिका है बिहार बंधु, बिहार का पहला हिंदी अखबार 1872 में आता है, केशव राव भट्ट द्वारा। इसका प्रारंभ कोलकाता से प्रकाशन होता है और आगे चल के यह इसका प्रकाशन पटना से होता है। बिहारी 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसान शोषण की चर्चा, इसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। हुंकार स्वामी सहजानंद सरस्वती की है, ठीक है, और किसान समस्याओं की चर्चा करने वाला यह अखबार था। सत्याग्रह सविनय आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था ये। उसके बाद देखिए मुंगेर समाचार, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। प्रदीप अंग्रेजी में निकलने वाला सर्च लाइट का हिंदी संस्करण है यह। सदाए आम उर्दू में प्रकाशित सबसे प्रचलित अखबार। अब यहाँ पर मदरलैंड, सर्च लाइट, पटना टाइम्स, इंडियन नेशन, बिहार बंधु, बिहारी, हुंकार, ये आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा मैंने आपको आधुनिक बिहार का इतिहास कवर करा दिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे